हेलो दोस्तों, सीए बूस्ट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील के Q1 रिजल्ट्स के बारे में। Q1 माने क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020-2021। यहाँ पे जैसे कि आप इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ जो 13 अगस्त 2020 9:13 PM पे पब्लिश हुई है उससे समझ सकते हैं कि नेट लॉस डीपन्स टू 4609 करोड़ एंड मिसेज द स्ट्रीट एस्टिमेट्स। मिसेज स्ट्रीट एस्टिमेट्स का मतलब यह है, अगर हम डिकोड करें इसको नॉर्मल लैंग्वेज में, जो एनालिस्ट लोग थे, उन्होंने जो एनालिसिस के बेसिस पे, नंबर क्रंचिंग के बेसिस पे कुछ लॉसेस का फिगर निकाला था, वो लॉसेस के फिगर से भी ज़्यादा क्वार्टर वन के लॉस पोस्ट किए हैं टाटा स्टील ने। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है मिसेज स्ट्रीट एस्टिमेट्स, और इससे हम ये समझ सकते हैं कि एनालिस्ट के अकॉर्डिंग कम लॉस होने के बावजूद क्वार्टर वन का रिजल्ट अगर और ख़राब आया है तो इससे हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। तो आइए इस न्यूज़ को आगे डिकोड करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, टाटा स्टील ऑन थर्सडे पोस्टेड अ डीपर देन एक्सपेक्टेड कंसोलिडेटेड नेट लॉस ऑफ 4609.17 crores from continuing operations compared with the net profit in a year ago period। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि टाटा स्टील ने कंसोलिडेटेड नेट लॉस, यहाँ पे जितने भी उसके जॉइंट वेंचर्स, सब्सिडरीज, एसोसिएट्स थे, उनके सारे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को मिला के यहाँ पे नेट यानी आफ्टर टैक्स लॉस पोस्ट करा है 4609.17 करोड़ का, जो कि प्योरली कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है। यहाँ पे दो तरह के ऑपरेशन होते हैं जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड से नहीं है, मैं आपको बता दूँ। कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस वो जो आगे फोर्सिबल फ्यूचर में आगे कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि हम करेंगे, और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस वो जहाँ पे वो सोच रहे हैं कि आगे कुछ समय में हम पूरा का पूरा बिजनेस यूनिट बेच देंगे। फॉर एग्जाम्पल टाटा स्टील के साथ अगर वो किसी आयरन सेक्टर में भी होती, या टाटा स्टील एंड आयरन होता और वो आयरन को अगर बेचना चाह रही होती, तो यहाँ पे दो चीज़ें लिखी होती, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन होती है स्टील से और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होते हैं आयरन से। तो इस लॉसेस को दो चीज़ में डिवाइड किया जाता है अगर दोनों सेक्टर में लॉसेस होते तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट इन द ईयर अगो पीरियड, यानी इसी क्वार्टर वन, अगर हम देखें क्वार्टर वन ऑफ 2019-2020 फाइनेंशियल ईयर में, इसी में टाइम पे उन्हें प्रॉफिट्स पोस्ट किए थे। तो आप देख सकते हैं कि जस्ट अब 1 ईयर आफ्टर द क्वार्टर वन ऑफ प्रीवियस ईयर कितना वर्सन हो चुका है सिचुएशन, कि उनको इतने ज़्यादा लॉसेस पोस्ट करने पड़े, इवन जो एनालिस्ट लोग भी नहीं समझ पाए। जैसे कि आप देख सकते हैं, एनालिस्ट इन ईटी न्यूज़ हैड एस्टिमेटेड, सिर्फ एनालिस्ट लोगों ने सिर्फ 2200 करोड़ का लॉस ही एस्टिमेट किया था क्वार्टर वन में, जो कि टोटली डबल से भी ज़्यादा है, 4609.17 करोड़। और जो पिछले साल का इसी क्वार्टर में 695 करोड़ के प्रॉफिट हुआ करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन वर्सन होती जा रही है, और इस चीज़ से हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इंट्राडे या नॉर्मल ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं, हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए किसी कंपनी में अगर पैसा लगा रहे हैं, उस कंपनी के आगे जाके प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि अगर इतने लॉसेज वो पोस्ट कर रही है यानी उसके प्रोस्पेक्ट्स कुछ ना कुछ ख़राब हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कुछ ख़राब है, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छे हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे इस न्यूज़ को डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने, आपके साथ। आप अपन नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको और अगर हम डिकोड करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिक्लाइन 29.65% टू 88.51 करोड़, जो कि आप देख सकते हैं इसी पीरियड में ईयर अगो 35 समथिंग 36,000 करोड़ था, जो आप देख सकते हैं 11,000 करोड़ से तो रेवेन्यू ही कम हो गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल चीज़ हुई है। जैसे कि हम जानते हैं इसके दो चार रीजंस हैं, उस रीजंस को हम आगे पढ़ेंगे। वो रीजंस टेम्प्रेरी भी हो सकते हैं, वो आगे हम न्यूज़ में डिकोड करेंगे कि वो टेम्प्रेरी रीज़न थे, अगर वो टेम्प्रेरी तो आगे जाके वो नहीं रहेंगे और हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन उस पर डिपेंड करेगा। फिर दिस वाज द थर्ड स्ट्रीट क्वार्टर ऑफ लॉसेस, मतलब आप देख सकते हैं पहले भी दो क्वार्टर लॉसेस आए थे, और पहले दो क्वार्टर ऐसा कोविड का इम्पैक्ट नहीं था फॉर द स्टील मेकर, एंड डिटोरिएटेड इन द लाइट। नॉर्मल लॉसेस थे, पर कोविड-19 के कारण उसको पुश मिल गया, उसको फायर मिल गया, जैसे बोलते चिंगारी में आग लग गई, चिंगारी से आग का काम हुआ है, उसमें और घी डल गया, उस तरह का अगर हम सोचें तो कोविड-19 के कारण लॉसेस और वर्सन हो गए। इन मार्च क्वार्टर टाटा स्टील पोस्ट नेट लॉस, इससे पहले वाला जो क्वार्टर है हम समझ सकते क्वार्टर फोर ऑफ फाइनेंशियल 1920 सिर्फ 1095 करोड़ के ही लॉसेस थे, while it had posted a net loss of 1229 crore in September quarter। मतलब देख सकते हैं समथिंग अराउंड 1000 to 1300 करोड़ के कुछ लॉस पोस्ट कर रही थी, लेकिन इस बार
लॉसेस 4 फोल्ड हुए हैं, यानी 4000 करोड़ के लॉसेस 1000 करोड़ के बराबर में। तो लॉसेस इनटू 4 टाइम्स, 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई हो गए एक कोविड इम्पैक्ट के कारण। The company said the manufacturing distribution operation had to be scaled down for considerable period due to, मतलब वही बता रहे हैं वो कि कोविड-19 के टाइम सब कुछ बंद करना पड़ा था, रोकना पड़ा था और उससे बहुत इम्पैक्ट हुआ है। आइए इसको और समझते हैं, इनके और क्या क्या टेक्निकल्स थे, क्या क्या बिजनेस एस्पेक्ट्स थे जो अफेक्ट हुए हैं। थ्रू द ऑपरेशन रिज्यूम ड्यूरिंग द लेटर पार्ट्स, हम देखते हैं धीरे धीरे से अनलॉक होना चालू हो गया था। फिर लेटर पार्ट ऑफ द क्वार्टर में अनलॉक हुआ था। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स, हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग अपने घर चले गए थे, बहुत सारे वर्कर्स मिल नहीं रहे थे, सप्लाई चेन अफेक्ट हो चुकी थी, ट्रांसपोर्टेशन चल नहीं रहा था, तो इम्पैक्ट हुआ था ग्रुप के सेल्स वॉल्यूम पे, मिक्स पे, रियलाइजेशन में। सेल्स वॉल्यूम मतलब किस तरह का स्टील कितने प्राइस पे बेचना, कब बेचना, किसको बेचना, उसको सेल्स वॉल्यूम कहा जाता है। सेल्स में यानी कितना प्रोडक्शन करना, किस टाइम पे कौन सा डिमांड में है, किस तरह का स्टील डिमांड में है, उससे सेल्स मिक्स एंड रियलाइजेशंस अलग अलग चीज़ें हैं। ये टोटली टेक्निकल टर्म्स है लेकिन वो बहुत इम्पैक्ट हुए थे। द ग्रुप कंटिन्यूज टू मॉनिटर चेंजेस इन फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस बाय टेकिंग इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मतलब वो पूरा का पूरा कोशिश कर रहे हैं टाटा स्टील ग्रुप कि फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कैसे वो अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को और अच्छा कर सकते हैं और फाइनेंशियल आउटकम को बेटर कर सकते हैं। यानी मैनेजमेंट पूरा इस पर ध्यान दे रही है, पूरा काम करने को रेडी है। Tata Steel said its operating level recovered to 90% by end of June, मतलब आप देख सकते हैं जैसे ही कोविड धीरे धीरे खत्म होने लगा है, या कोविड खत्म होने से नहीं कहूँगा मैं कहूँगा जैसे जैसे चीज़ें अनलॉक होना चालू हुई वैसे ही रिकवरी होना चालू हो गई थी 90% के लगभग। तो उससे आप देख सकते हैं और दैट फर्दर इंक्रीज टू 95% कैटरिंग टू बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट कस्टमर, यानी एक्सपोर्ट भी चालू हो चुका है, यानी वो बहुत अच्छी है। Although with the improvements it has been reducing its exports ratio। अब जैसे कि आप जानते ही हैं सारा ट्रांसपोर्टेशन बंद है, इवन दो चार चीज़ें जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रखी हैं किसी और कंट्रीज़ के साथ वो भी इम्पैक्ट कर रही हैं। और चाइना बीइंग वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट बिग कस्टमर ऑफ स्टील, तो आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम होना चालू हुई है, पर वो उस चीज़ को कैटर करने को तैयार हैं। द प्राइस आउटलुक इन बोथ एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक मार्केट कंटिन्यूज टू मंथ ऑन मंथ बेसिस, वो बता रहे हैं जैसे इस क्वार्टर में धीरे धीरे कोविड हुआ, फिर उसके बाद अनलॉक होना चालू हुआ, तो धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। द करंट क्वार्टर हैड मच बेटर देन टिपिकल स्लो मानसून क्वार्टर दिस मंथ। ठीक है, तो टू जनरेट फ्री कैश फ्लो क्वार्टर एंड मेंटेन इट्स नेट डेट एट द मार्च 2020 लेवल, वो डेट को बढ़ाने की, डेट मतलब कर्ज बढ़ाने की बिल्कुल कोशिश में नहीं है। और फ्री कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि वो कैश फ्लो जो टोटली इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल है। नॉर्मली बोलते हैं इसे FC, फ्री कैश फ्लो। तो वो दो तीन तरह का होता है। हम यहाँ पे इक्विटी अगर होल्डर्स की बात करें तो उसको बोलते हैं FCFE, फ्री कैश फ्लो अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसका नॉर्मली एक फॉर्मूला होता है। अगर आप चाहते हैं इसको डेप्थ में समझना और एनालिसिस करना चाहते हैं एज ए एनालिस्ट, तो आपको एक अलग वीडियो मिल जाएगी। आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको FCFE या फ्री कैश फ्लो क्या होता है उसके बारे में समझना है, तो बिल्कुल उस पर नई वीडियो बनाई जाएगी। और हम इसमें नीचे देखें तो इवन द चैलेंजिंग क्वार्टर द कंपनी जनरेटेड 14% EBITDA मार्जिन एट स्टैंडर्ड लेवल है, पॉजिटिव EBITDA कंसोलिडेटेड लेवल। यहाँ पे देख सकते हैं कि EBITDA का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्सेशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये टोटली एक अकाउंटिंग टर्म है जो एनालिस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ये समझने के लिए। ये डायरेक्टली बताता है कि कंपनी के ऑपरेशनल प्रॉफिट या ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट के पहले, डेप्रिसिएशन लगाने से पहले, अमोर्टाइजेशन लगाने से पहले, जो डेप्रिसिएशन के दूसरा फॉर्म है जो इंटेंजिबल एसेट्स पे लगता है, और टैक्स घटाने से पहले, तो 14% में मेंटेन्ड है और वो कंसोलिडेटेड बेसिस पे और बेटर ही होता जा रहा है। तो जो हम लॉसेस शुरुआत में देख रहे थे, एक और चीज़ इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए कि इसका शेयर्स पे क्या इम्पैक्ट है, अहेड ऑफ द अनाउंसमेंट, जैसे अनाउंसमेंट आने वाली थी, अनाउंसमेंट के पहले ही क्लोज 30.36% लोअर टू 413.25%, वाइल बेंचमार्क इंडेक्स शेयर, यानी देख सकते हैं कि सेंसेक्स भी 0.15% से नीचे था और टाटा स्टील भी 0.36% से ही नीचे था। माने ये मान सकते हैं ऑल इन ऑल अगर अभी भी उसमें लॉसेस थे जो कि 4000 समथिंग करोड़ के हैं, लेकिन उससे भी इन्वेस्टर लोग को फ़र्क नहीं पड़ा है क्योंकि वो जानते हैं कि कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कंपनी की नेट डेट जो कम होते जा रहे हैं, कंपनी का एबिडिटा मेंटेन्ड है, कंपनी का शेयर होल्डर्स, कंपनी के शेयर होल्डर मैनेजमेंट पे पूरा ट्रस्ट कर रहे हैं। टाटा स्टील वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड कंपनी
और पता है कि कोविड ख़त्म होने से ही कस्टमर्स जो कि इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे वो वापस से डिमांड स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑल इन ऑल हम ये देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट पे अगर आप टाटा स्टील में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप इस न्यूज़ के बेसिस पे और अपना दूसरे एनालिसिस के बेसिस पे तो समझ सकते हैं, इस पे एक टेक ले सकते हैं कि आप इन्वेस्ट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स कंपैरेटिवली ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़ इवन आफ्टर पोस्टिंग ऑफ लॉसेस बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे आप डिसीजन अपने खुद के बेसिस पे लीजिए। यहाँ पे हम सिर्फ डिकोड कर रहे थे कि अब वो लॉसेस आए हैं, क्या उस लॉसेस का लॉन्ग टर्म फ्यूचर इम्पैक्ट होने वाला है, अगर नहीं तो वो कब तक रहेंगे, और अगर वो हैं तो किस तरह से उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं एबिटा पॉजिटिव है, नेट डेट कम हुआ है, कैश फ्लो जनरेट हुए हैं। तो इससे हम क्लियरली समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कंपनी के पॉजिटिव हक में हैं। तो अगर आपको इससे न्यूज़ से रिलेटेड और भी कुछ जानकारी चाहिए और डेप्थ में समझ आए, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम उसका रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सी ए बूस्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी टेक्निकलिटीज़ एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में समझने के लिए सी ए बूस्ट चैनल आपकी मदद करेगा और आपको एक एनालिस्ट घर बैठे बैठे एनालिसिस का तरीका सिखाएगा। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और आगे की ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। शुक्रिया।